Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about the reign of terror. ये टॉपिक 3.1 है, चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9। और जो वीडियो देख रहे हो उन्हें तो पता है, जो नहीं देख रहे उन्हें मैं बता दूं, इससे पहले वाले टॉपिक्स के मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से चाहो तो चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रही हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। इस दो टॉपिक में टॉपिक का साइज छोटा है, इसलिए मैं वीडियो का साइज बहुत बड़ा नहीं करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मैं समराइज कर रही हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन नहीं बताने वाली हूँ। बट हाँ, अगर आप इसे सुनोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो देखना शुरू करो। रेन ऑफ टेरर के नाम से ही आपको पता चलता है आतंक का शासन। भाई किसका शासन था, किसने चलाया? तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वो जो जेकोबियंस थे, दैट मीन कौन थे जेकोबियंस? तो वो लोग जिन्हें थर्ड स्टेट के वो लोग जिन्हें नेशनल असेंबली में जगह नहीं मिली थी, क्योंकि नेशनल असेंबली भी एक्चुअली थर्ड स्टेट के लोगों ने ही बनाया था, लेकिन वो एजुकेटेड मेंबर्स थे, पढ़े लिखे मेंबर थे, तो उन्होंने सबको अधिकार नहीं दिया था। जो धनवान पुरुष थे उनको अधिकार दिया था। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ धनवान पुरुष, दैट मीन वेल्दी मैन जो थे, उन्हें ये अधिकार दिया जा रहा था, या प्रॉपर्टाइज्ड मैन जो थे उन्हें वो अधिकार दिया गया था, नेशनल असेंबली ने दिया था। जिस बात से थर्ड स्टेट के जो कम पढ़े लिखे, जैसे आर्टिशियंस, कारपेंटर्स, शॉपकीपर्स, ये सब जो थे वो बहुत नाखुश थे। तो उन्होंने अपना एक क्लब बना लिया था। वो क्लब था जैकोबियन क्लब। और उस दौरान जो है फ्रांस की सोसाइटी में बहुत से ऐसे क्लब बन रहे थे, बट उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो था ये जैकोबियन क्लब ही था, जो सेंट जेकब के नाम पे बना था। और फीमेल भी अपना क्लब बना रही थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया है, उसे मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसे ऐड करने के लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा समझ लो। और वो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि फाइनली वो जो थे, दैट मीन जेकोबियन के जो मेंबर थे वो बहुत नाखुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम अधिकार दिया गया था। तो जेकोबियन के जो लीडर थे ना, वो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर थे। और उन्होंने फिर क्या किया था, दैट मीन उनकी जो टीम थी, दैट मीन जो थर्ड स्टेट के वो कम पढ़े लिखे लोग, या फिर जिन्हें पूरा अधिकार नहीं मिला था, वो लोग इतने उग्र हो गए कि वो उन्होंने लुइस 16 को एक तरह से अरेस्ट कर लिया। कैसे अरेस्ट किया? तो उनके पैलेस में वो जा पहुंचे और वहाँ पे उनके गार्ड को मार डाला, फिर उनकी पूरी फैमिली को जो है इम्प्रिजन कर दिया। देन लुइस 16 को 21 जनवरी 1793 का वक्त है जब उन्हें एक तरह से मार डाला गया। ये वो पैलेस का नाम है, पैलेस डिला कॉनकॉर्ड, जहाँ पर उन्हें मारा गया था। और उनकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेटे, वो भी ऐसे ही दुर्भाग्य को प्राप्त हुई थी। लेकिन अभी मैं यहाँ इस टॉपिक को सिर्फ रिलेट कर रही थी। आज का जो टॉपिक है वो रेन ऑफ टेरर है। तो ये टेरर का पीरियड नाम ही है आतंक का शासन, क्योंकि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जेकोबियन के लीडर थे, उन्होंने ये रूल चलाया था। बट इनकी भी किस्मत ऐसी थी कि इनका ज़्यादा तो चला नहीं, बस एक साल का इनका पीरियड था, 1793 टू 1794। कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि रेन ऑफ टेरर किस पीरियड को कहते हैं फ्रांस में, तो वो 1793 टू 94 का वक्त है। तो ये जो रॉबेस्पियर थे ना, इन्होंने बड़ी अजीब सी पॉलिसी शुरू की थी। वैसे तो मैं बता दूं, बेचारे चाहते तो थे कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक रूल वो लाएं, डेमोक्रेसी की तरह वो चलाएं और सभी को इक्वल राइट दें। तो ये उनकी मंशा अच्छी थी, बट इस मंशा को फुलफिल करने के लिए बड़े अजीब अजीब से रूल्स उन्होंने बना डाले। और जो दूसरी चीज़ ये थी कि जो कोई भी उनको अपोज करता था, सी यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो देखना, रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवेयर कंट्रोल एंड पनिशमेंट all those whom he saw as being enemies of the republic। यानी हर वो कोई जो उन्हें अपोज करता, वो उन्हें अपना दुश्मन मान लेते, और बड़ी विचित्र से पनिशमेंट के तरीके उन्होंने निकाल रखे थे। अब कौन कौन उन्हें अपोज कर रहा था खुले तौर पर, तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एक्स नोबल्स, क्लेजी, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal
और उसके बाद जो अगर वो दैट मीन उनके खुद के भी जो पार्टी के लोग थे जो उन्हें अपोज करते, दैट मीन उनके द्वारा जो बनाए गए रूल थे वो उन्हें पसंद नहीं आता और वो अपोज अगर कर रहे होते तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता और वो जो है उनको भी इम्प्रिजन किया जाता, कैदी बना लिया जाता। देन उन पे जो है केस चलता और मतलब रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उनका केस चलता, कोर्ट में केस चलता और जब कोर्ट उन्हें गिल्टी बता देता, जो कि बताया ही जाता था क्योंकि सारे कुछ उनकी मर्जी से ही चल रहे थे, तो फिर वो क्या करते उसे कि उन्हें गुलिटेनाइड कर देते। अब बात है कि ये है क्या, यहाँ पर देखना ध्यान से ही दिस वन। तो कोड जो है, और हाँ मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, ये पेज नंबर जो है आपका 16 है। दैट मीन आज मैं 16 एंड 17 पेज नंबर जो है इस चैप्टर का कवर कर रही हूँ। सॉरी मुझे पहले ही बताना था बट मैंने बताया नहीं। आप लोग डेफिनेटली बुक जो है लेकर बैठो, बहुत अच्छा होगा। तो ये जो कोर्ट की बात मैं यहाँ दिखा रही हूँ, तो जब उन्हें गिल्टी बता दे देता कोर्ट की भाई हाँ इनसे ये गलती हुई है, तो उन्हें गुलिटेनाइड कर दिया जाता। अब ये है क्या, किस बला का नाम है, तो ध्यान से आप सुनना। ये गुलेटाइन है क्या, तो पहले मैं उसके बारे में समझा दूं। डियर, गुलेटाइन जो है एक किस्म की जो है मशीन है जो पहले के टाइम पे भी थी, अभी इसका बहुत एडवांस रूप है, ये नहीं चलता। तो इसमें 2 पोल हुआ करता था जो मैं आगे दिखा दूंगी और बीच में ये ब्लेड होता था, ये ब्लेड धारदार ब्लेड होता। तो जो भी आदमी गिल्टी होता तो उसको क्या करते, वो इसी के सामने ग्लूटेनॉइड करते, दैट मीन सर को धड़ से अलग कर देते। कुछ मैं ये डायग्राम जैसा आपको बना के दे रही हूँ। सपोज दैट अगर ये मैन है तो इसके गले को यहाँ से इसमें जो है पीछे से पुश यहाँ उन्हें खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ ब्लेड होता है जिससे इसको सेट किया जा सकता है, इसकी ऊंचाई को ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो उस पर्सन को सर से धड़ एकदम अलग कर दिया जाता, दैट मीन उनके गले को कटवा दिया जाता उस मशीन के थ्रू। तो कितनी विचित्र सी चीज़ थी कि जो भी उन्हें अपोज करता, चाहे वो उनके खुद के पार्टी के भी मेंबर थे, तो भी वो ऐसा ही करते थे। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये क्या था। द गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 poles एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन बी हेडेड। इसके साथ एक पर्सन जो भी होता उसके गले को अलग कर दिया जाता काट कर। एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटाइन हु इन्वेंटेड इट। और डॉक्टर गुलेटाइन जो थे उन्होंने इस मशीन को बनाया था और ये पेपर कटिंग की मशीन थी, क्योंकि पेपर जो होता है ना एक बिल्कुल इसमें बनता है एक जैसा जो कटिंग होकर आपके पास आता है न्यूज़पेपर्स, तो वो बिल्कुल एक रील की तरह रहता है और उसे काटा जाता है। तो इस मशीन के थ्रू वो काटा जाता था, बट रॉबस्पेरे ने तो इसे इंसान काटने की मशीन बना ली थी। अब आगे आप चलो, तो रॉबस्पेरे जैसे मैंने बताया कि वो उनके शासन की एक्चुअली ये सबसे बुरी चीज़ थी। अब आगे चलो, पेरी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़े ही कानून बना डाले। लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, दैट मीन अधिकतम जो है वेज क्या होगी उस पर उन्होंने लगा रखा था। आप चाहो तो इसे अंडरलाइन करके मैं बता रही हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ वहाँ नहीं डाली है, नोट में मैंने डाल दिया है लास्ट में, लेकिन आप पहले यहाँ देख लो। तो पहली चीज़ उनकी क्या थी कि मैक्सिमम सीलिंग उन्होंने लगा रखी थी कि इससे ज़्यादा किसी को वेजेस नहीं दिए जाने और किसी भी चीज़ की कीमत इससे ज़्यादा नहीं होनी है। तो सुनकर तो अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली इसमें बहुत से प्रॉब्लम थे। अभी नेक्स्ट वाले सुनो आप, क्या कहते हैं वो कि जितने भी मीट और ब्रेड थे ना वो राशन कर दिए गए थे। दैट मीन मीट और ब्रेड किसी को अगर खाना है तो वो कितना खाएगा वो उसके ऊपर नहीं निर्भर करता, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा था, इससे ज़्यादा किसी को मिल ही नहीं सकता। दैट मीन एक फिक्स चीज़ कर दिया गया था। और तो और पीजेंट्स के लिए उन्होंने ये थर्ड में यहाँ बता रही हूँ, पीजेंट जो है वो फोर्स किए जाते थे टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो जो है इनको जाकर मार्केट में सेल करें फिक्स प्राइस पे। और ये जो था उनके लिए सही नहीं था क्योंकि वो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर देती थी। तो पीजेंट्स इससे काफ़ी नाखुश थे। पहले इनके समर्थक ही थे लेकिन बाद में वो इनसे नाखुश रहने लगे। अब ऐसे रॉबस्पेरे की तरफ से मैं बात करूं तो रॉबस्पेरे बेचारे चाहते थे कि इक्वल हो सभी कोई और किसी को भी ज़्यादा और कम ना मिले, तो इससे दुखी तो सब लोग थे। रॉबस्पेरे जो रूल बना रहे थे शायद वो बहुत प्लान करके नहीं बना रहे थे, बहुत एग्रेसिव वे में शायद वो बना रहे थे, जिस वजह से उनके खुद के सहयोगी भी नाखुश थे।
अब इवन हर जगह उन्होंने ये चीज़ शुरू की, जितने भी सिटीजन्स थे ना उनको जितना भी खाने के लिए ब्रेड रिक्वायर्ड होता तो वो भी जो था ना वो भी राशन कर दिया गया था खाने के लिए। जैसे यहाँ पर उनके जो है फ्रांस के लैंग्वेज में ही आपको दिया गया है कि पेन, दिस वन मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, मैंने कभी नहीं देखा लेकिन हाँ बता देती हूँ। पेन डियर लाइट, दैट इज इक्वलिटी। ब्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लोफ कहते हैं ना ब्रेड का जो बड़ा पैक होता है, बड़ा पैक इन द सेंस कि जो भी ब्रेड आप परचेज करते हो ना तो वो कटे हुए फॉर्म में होता है। जब पैक आप ओपन करते हो तो लोफ होता है जब वो बिल्कुल भी कटा हुआ ना हो, वो पूरे पैक में होता है। तो लोफ जो है वो ब्रेड का जो कि पूरे वीट का बनता था, होल वीट का बनता था, तो वो भी फिक्स कर दिया गया। अब इस तरीके से जो वहाँ के कॉमन पीपल थे वो काफ़ी नाखुश होने लगे। इक्वालिटी इस हद तक उन्होंने शुरू कर दी कि वॉज ऑल्सो शॉट टू बी प्रैक्टिसाइज थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। हर जगह जैसे उनके स्पीच में भी ऐसे इक्वालिटी पे बात होती, बट वो इक्वालिटी जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इस तरह की इक्वालिटी की बात आप नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान के खाने पीने की ज़रूरत अलग अलग होती है। अब यहाँ पर उनका जो ट्रेडिशनल जो रूल था, ट्रेडिशनल मनिस्योर जो कि या फिर मनिस्योर भी बोल सकते हो, सर और मैडम के लिए यूज़ होता था। दिस इज़ मैडम तो वैसा ही है बस थोड़ा सा अलग है। तो वो उसकी जगह जितने भी फ्रांस के जो मेन एंड वुमेन थे वो सिटियन और सिटियने, दैट मीन मेल, सिटियन और सिटियने दैट मीन फीमेल। इस तरह से वो अपने स्पीच में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। दैट मीन ओवरऑल बताकर चलो या मान कर चलो ऐसे कि भाई वो इक्वालिटी को प्रमोट करने के पीछे एकदम दीवाने हो चले थे कि इस हद तक कि पूछो ही ना। और इससे जो जितने भी रिचर सेक्शन थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे, और जो रिचर नहीं थे इनफैक्ट उनके ही समर्थक थे वो भी नाखुश उनसे हो गए थे। तो अब रिचर सेक्शन के नाखुश होने की दूसरी बात आप देखो, जो चर्चेस थे उनको बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग्स थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स और ऑफिसेस में, जहाँ उनके हथियार और बाकी चीज़ रखने हो या फिर नॉर्मल किसी ऑफिस के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना हो। क्योंकि हमने पढ़ा है कि चर्चेस के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी क्योंकि ये लोग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को बिलोंग करते थे। तो उन सब के बिल्डिंग्स को हटा दिया। ऑब्वियस है वो नाखुश थे। चलो ये उन्होंने किया तो चलो आम आदमी के लिए शायद खुशी वाली बात थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उनकी पार्टी के भी लोग अगर उन्हें अपोज करते थे ना, दैट मीन उन्हें अपोज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो कुछ अपोज करें। तो इस वजह से वो कुछ इस तरह की चीज़ें किया करते थे। ये बस अंत था रॉबेस्पेरे का। रॉबेस्पेरे pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand मॉडरेशन की डिमांड करने लगे थे। उनके जो सपोर्टर्स थे दैट मीन वो बिल्कुल इस तरह की गवर्नमेंट से ऊब चुके, तुरंत ही 1 साल के अंदर ही फाइनली जो है उन पर एक तरह से इल्ज़ाम लगा। और जुलाई का वक्त था 1794 का ये वक्त है जब उन्हें भी गुलेटाइन कर दिया गया, दैट मीन उन्हें भी मार डाला गया। अब यहाँ पर जो साइड में एक टॉपिक मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपके बुक के पेज नंबर 16 पर ही है, बट यहाँ मैं ऐसे आपको बता दूँ, अलग से इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये है लिबर्टी क्या है, तो दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है एक तरीके से। ऑब्वियसली कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ इसलिए है कि पहला वाला जो आप देख रहे हो ना ये उस समय के एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था कैमिले। वो जो है अपने जर्नलिज्म के दौरान उन्हें जब ये चीज़ें पता चलती है तो जो कैमलिन जो थे उन्होंने 1793 का ही वक्त है जब उन्होंने उनके एक्सक्यूशन की एक तरह से के बाद की चीज़ वो बता रहे हैं, रेन ऑफ टेरर का जो था। दैट मीन उनको मारने के बाद उन रॉबेस्पेरे को गुलेटाइन करने के बाद जो है ये आतंक का शासन खत्म हो गया ऐसा लगता है। लेकिन इसके बाद की कहानी और आगे बढ़ती है, बात यहीं रुकती नहीं है। तो इस दौरान जो है उनके हिसाब से दैट मीन ये जो टॉपिक है ना ये लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो एक जगह तो खुद ये मिस्टर जो है कैमलिन रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट वो बता रहे हैं, और दूसरी जगह जो है ये आप जो देख रहे हो ना ये खुद ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरे हैं जो इन्होंने अपने स्पीच में एक तरह से दिया था। ये 7 फरवरी 1794 का वक्त है
जब इन्होंने ये स्पीच दिया था जो कि अपने कन्वेंशन में, दैट मीन इलेक्टेड जो उनकी गवर्नमेंट आई थी उसमें उन्होंने स्पीच दिया था जो कि सिंपली न्यूज़पेपर में दिया भी गया था। अब इसमें उन्होंने क्या बताया था कि लिबर्टी के बारे में, आज़ादी के बारे में। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हो ना तो यहाँ पर आज़ादी के बारे में, लिबर्टी के बारे में उनके हिसाब से इसे फोर्सफुली लाया जा सकता है और कुछ वैसे ही जैसे कि उन्होंने अपने रूल को यहाँ किया। तो ये टॉपिक देने का सिंपल सा मोटिव यही है कि उनके दिमाग में ये बात थी, वो ऐसा सोच रहे थे कि उनके ऐसा करने से जो पूरे, इनफैक्ट पूरे सोसाइटी में, पूरे यूरोप की बात कर लूँ, पूरे यूरोप में जो सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में, तो वो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा क्योंकि वो इक्वालिटी 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 प्रमोट करते जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इससे ही सब कुछ ठीक होगा, बट एक्चुअली वो सही नहीं थे। और इन दोनों सोच के साथ मैं आगे बढ़ूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर ये टॉपिक 3.2 मैंने लिया है और इस टॉपिक में ये है पेज नंबर 17 का। और इस टॉपिक में आप देख लो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रॉबस्पेरे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे जो थे, उनका रेन ऑफ टेरर खत्म हुआ क्योंकि उन्हें गुलिटाइन कर दिया गया, उन्हें ही मार डाला गया। और जब उनकी गवर्नमेंट गिर गई, फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट, इसके बाद जो था वहाँ के जो धनी लोग थे, वेल्थियर मिडिल क्लास जो थे, वो सामने आ गए, उन्होंने पावर ले लिया। दैट मीन क्योंकि ये गवर्नमेंट तो गिर गई, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया इस दौरान। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसमें बिल्कुल फिर से, दैट मीन जो रॉबस्पेरे ने जो रूल बनाया था 1792 में, आपने देखा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें 1791 में नेशनल असेंबली ने अपने रूल बनाए थे जिसमें सभी को अधिकार नहीं था वोटिंग राइट का। जो वेल्दियर पर्सन थे उनको अधिकार था, पर्सन क्या, मेन, नॉट पर्सन, पर्सन में सारे आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ धनवान पुरुषों को अधिकार था। 1792 में जो न्यूली इलेक्टेड कन्वेंशन आई थी रॉबस्पेरे की अगुवाई में, तो उन्होंने सभी को अधिकार दिया था, सभी जो है पुरुष को ये अधिकार उन्होंने दिया था। और वर्ड में यूज़ करी पुरुष, मैन को अधिकार दिया था। फीमेल भी, दैट मीन इस टॉपिक के बाद जो है ना वो फीमेल रिवॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे हम लोग, लेकिन इस टॉपिक में उसके बारे में बात नहीं हुई है तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। तो इस दौरान जो जब जैकोबियन गवर्नमेंट गिरी तो वेल्दियर पर जो क्लासेस था वो सामने आ गया और उसने सारे पावर को एक तरह से ले लिया। इस दौरान जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया और इस इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या किया कि डिनाइड, फिर से मैं अंडरलाइन करूँ, आप देखना पेज 17 पे चले जाना, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने यहाँ डिनाई किया था जो भी सोसाइटी का जो नॉन प्रॉपर्टाइज पर्सन है, दैट मीन जो धनवान नहीं है, वो बिल्कुल भी उनको अधिकार उन्होंने नहीं दिया। एंड इट प्रोवाइडेड, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, ये जो था इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इनके लिए इन्होंने एक तरह से शुरू किया 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इसमें जो अपॉइंट किया गया, और ये ज़रूरी चीज़ है, इसके मैंने पॉइंट क्रिएट किए हैं आगे। तो ये जो था दैट मीन जो वेल्दियर मिडिल क्लास का जो था या फिर जो लोग थे, उन्होंने रॉबस्पेरे को मारने के बाद, नहीं उन्होंने नहीं मारा था एक्चुअली, उनके खुद के लोग ही उनसे नाखुश थे, तो उन्हें जब गुलिटाइन कर दिया गया था तो इन्होंने जब पावर ले लिया तो सबसे पहला काम जो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डायरेक्टरी एक जो है अपॉइंट किया। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव जो थे, ये ज़रूर आप याद रखना, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, इसमें 5 मेंबर्स को जो है हेड बनाया गया एक तरीके से, ताकि जैसे रॉबस्पेरे वाली कहानी ना हो कि एक ही आदमी पावरफुल हो और वही अपनी मनमानी करता रहे। तो इसलिए 5 लोगों को बनाया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं चला। इसका मतलब ये था कि वो सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। एक आदमी के हाथ में जो पावर का कंसंट्रेशन था उसे वो अवॉइड करना चाहते थे। तो कोशिश तो उनकी बड़ी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने 5 मेंबर वाली ये जो है डायरेक्टरी को एक तरह से शुरू करवाया। दैट मीन इसके बाद जो चीज़ें आई सामने वो देखो कि ये जो अंडरलाइन फिर कर रही हूँ, देखना, ये जो डायरेक्टर्स थे, यानी 5 डायरेक्टर्स थे जो पावरफुल थे, ये आपस में ही लड़ने लगे, ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें इनमें आपस में ही लड़ाई होने लगी, और जब ये लड़ाई होने लगी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर इसे भी डिसमिस कर दिया गया। और ये डिसमिस का वक्त था 99 आ गया था, दैट मीन 1799।
ओके जैसे कि आपने देखा कि 1794 के एंड में तो गिलोटाइन किए गए थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे। उसके बाद जो है 94 के बाद दैट मीन 1795 टू 1799 तक इनका रूल किसी तरह चला। ये 5 जो डायरेक्टर्स थे इनके बीच में आपस में क्लैशेस हुआ करता था, तो फिर इसे भी डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, देन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सामने आती है वो क्या होता है, वो दैट मीन जो राजनीतिक अस्थिरता सामने आती है उसे कंट्रोल करने के लिए जो सामने फिगर आते हैं वो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाते हैं। दैट मीन वहाँ के जो मिलिट्री के हेड थे नेपोलियन बोनापार्ट वो आ जाते हैं। और जब नेपोलियन आते हैं सामने तो सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें हो रही, ऐसा समझ में आता है लोगों को। एक बार आप देख लो, वैसे इनका पीरियड दैट मीन 1799 में ऐसा हुआ, ये घटना घटी। और जो नेपोलियन का जो वर्क पीरियड कंसीडर किया जाता है वो 1804 कंसीडर किया जाता है टू 1815। ओके 1815 में ये इन्हें हाथ लगती है वाटरलू के फील्ड में, वाटरलू के बैटल में। तो वहाँ तक जाऊंगी, एक्चुअली मैंने जो प्रिपेयर किया है ना क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ मैंने नोट में डाला है, वहाँ मैं आपको दिखा दूंगी। और इस चैप्टर में नेपोलियन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे मैंने दे दिया है। तो अब यहाँ आप देखो, दो ऑल दिस changes in the form of government, the ideals of the freedom of equality before the law and the fraternity remain inspiring। तो ये जो था नई चीज़ जो आई थी बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को, क्योंकि जब मिलिट्री रूलर नेपोलियन जब सामने आए ना तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी की थी, जो आप अभी देखोगे। मैं आपको दिखा दूंगी कि वो उन्हें उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और चलो मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे देती हूँ। इसके बाद जो टॉपिक है वो वुमेन्स के रिवॉल्यूशन के बारे में है। आप देख रहे हो मैं आ गई हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लेकर। दैट मीन 10 इसलिए क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैं डाल चुकी हूँ। इस टॉपिक से मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसे मैंने और करके बहुत से फॉर्म में दिया है, देख लो एक बार आप। एक्सप्लेन द रेन ऑफ टेरर इन ब्रीफ। तो ये सिंपल सी चीज़ है, और वैसे ये टॉपिक जो है आपके बुक के एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 16 पे मिल जाने वाला है, जो मैं अभी तक बता रही थी। अब आप यहाँ पर ये आप देखो कि रेन ऑफ टेरर के लिए स्पेशली रॉबस्पेरे के रूल को कंसीडर करेंगे हम। व्हाट डू यू नो अबाउट द पीरियड ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे इन फ्रांस, या फिर वो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे के पीरियड के बारे में आप क्या जानते हो। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है, विच पीरियड ऑफ फ्रांस इज नोन एज रेन ऑफ टेरर एंड वाई। कौन से पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं यूरोप में, एंड क्यों। अब क्यों बताने की बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ पॉइंट क्रिएट किया, आप देखना शुरू करो आंसर के लिए। ये वो सारी चीज़ें, फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला है यहाँ पर। द पीरियड ऑफ जो था फ्रॉम 1793 टू 1794 इन फ्रांस इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर। सेकेंड पॉइंट मैंने क्रिएट किया क्योंकि इसके रूलर कौन थे, दैट मीन इसको रूल करने वाले कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे द हेड ऑफ द जैकोबियन क्लब। तो इसको रूल कर रहे थे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे। फिर बात आती है कि इन्होंने कौन सी पॉलिसी की थी जिसकी वजह से इतना आतंक का शासन था। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिविल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, क्लेजीमैन, नोबल्स and people who were considered enemies to the republic were guillotined। जितने भी लोग इन्हें अपोज कर रहे थे, वो कोई भी हो सकता है, तो इनफैक्ट इनके खुद के भी जो सपोर्टर थे वो भी अगर अपोज कर रहे थे तो उन्हें भी वो इसी तरह से गुलिटाइंड किया करते थे। नेक्स्ट है मीट एंड ब्रेड वर राशन्ड। ये सबसे बुरी बात थी कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, बट उसको भी उन्होंने राशन कर दिया था। बट उनके मोटिव को अगर आप सोचो तो उनकी कोशिश ये थी कि वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, बट कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी तो होती नहीं है। अब दूसरी चीज़, वो पीजेंट्स जो इनके समर्थक थे वो भी अब इनसे नाखुश हो गए। क्यों? पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर ग्रेन्स एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने जो ग्रेन्स है वो बिल्कुल फिक्स प्राइस पे बेचें, और वो भी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुलेटाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। गुलेटाइन है क्या, नोट की फॉर्म में दे दिया। अ मशीन यूज फॉर कटिंग पेपर, एक पेपर कटिंग की मशीन हुआ करती थी। अ मशीन दैट वाज यूज्ड इन फ्रांस इन द पास्ट फॉर कटिंग पीपल्स हेड ऑफ, इंसान के हेड को काटने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। अब नेक्स्ट है कि रेन ऑफ टेरर का अंत कैसे हुआ। तो ये बड़ी दुखद घटना थी, बिल्कुल भी 27 और 28 जुलाई का वक्त था। इन 1794 द रेन ऑफ टेरर एंड्स विद द फॉल ऑफ रॉबस्पेरे गवर्नमेंट या फिर जैकोबियन गवर्नमेंट। तो इसे कई तरीके से आप याद करना, मैं यहाँ पर उतने सारे तरीके तो एक साथ नहीं दे सकती, लेकिन हाँ आप टॉपिक को समझ के पढ़ते हो ना तो आपके लिए क्वेश्चन कवर करना बहुत ईजी हो जाता है। अब इन्हें ऐसे ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटाइन, और नेक्स्ट डे उन्हें गुलेटाइन कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो मैं पढ़ा रही थी पेज नंबर 17, और आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने 23 भी डाला है। यस, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि नेपोलियन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये जो 23 पे आप जाओगे ना तो कंक्लूजन है, वहाँ से मैंने इसमें डाल दिया है। वहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इन चीज़ों को एक जगह ही रखूँ सो दैट कि आपके मेमोरी में ये चीज़ें अच्छे से जाए। तो आप देखो, द डायरेक्टरी वॉज द 5 मेंबर्स कमिटी विच गवर्न फ्रांस फ्रॉम 1795 टू 1799, जो मैं टॉपिक में पढ़ा रही थी कि जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरे को गुलेटाइन कर दिया गया तो जो वेल्दियर क्लास था, मिडिल क्लास, उसने कमान संभाल ली और पावर अपने हाथ में ले लिया, और आपस में झगड़ा ना हो या फिर एक ही आदमी पावरफुल ना बने, इसलिए उन्होंने जो डायरेक्टरी बनाया उसमें 5 मेंबर को डाला। दैट मीन 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई सो दैट कि पांचों लोग मिलकर काम करें। लेकिन इसमें इसके बीच में आपस में इनके बीच में क्लैशेस होते थे, जिस वजह से इसे किसने उखाड़ फेंका, ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन बोनापार्ट, मिलिट्री डिक्टेटर, जो कि 1799 का वक्त था। नवंबर 1799 में इन्होंने उसे उखाड़ फेंका, और इसके बाद इन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ की। इनफैक्ट यहीं पर मुझे आपको बताना था कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जिसकी वजह से जो फ्रांस के लोग थे वो काफ़ी खुश थे। तो मैं नीचे बता रही हूँ, यहाँ पर जो मुझे बताना था वो एक्चुअली मैं यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दे देना था कि उन्होंने कब से कब रूल किया। तो आप देख रहे हो 1804 जो वक्त था नेपोलियन बोनापार्ट का, उन्होंने अपने आप को क्राउन किया हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ यूरोप। अब क्वेश्चन ये है कि 1799 में ही जब उन्होंने उखाड़ फेंका था वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जिनके आपस में लड़ाइयाँ होती थी, तो फिर 1804 का वक्त का इंतजार उन्होंने क्यों किया, इस दौरान कौन था, तो इस दौरान भी वही थे, बट इस दौरान वो मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन 1804 में उन्होंने अपने आप को वहाँ का राजा ही बना लिया, एम्परर ऑफ यूरोप। एक तरह से उनके रूल करने वाले अपने आप को एम्परर उन्होंने घोषित कर दिया था। बस इतनी सी बात है। बट इसी दौरान जैसे मैंने बोला कि इनका जो रूल अंत हो गया, ज़्यादा दिन ये चले नहीं, जब वो बना लिया उन्होंने अपने आप को, तो 1815 तक वो रहे, और 15 में ही नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई वाटरलू के फील्ड में। ये वाटरलू का फील्ड भी कई जगह आप देखोगे, या वाटरलू बैटल, ऑब्वियसली वाटरलू प्लेस है, तो वहाँ का जो युद्ध था उसमें वो हार गए। वजह यही थी कि 1804 के बाद उन्होंने तो एक के बाद एक पूरे यूरोप को वो जीतना चाहते थे, तो उस दौरान ही उन्हें ये मात खानी पड़ी थी। तो अब देख लें कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए थे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ देनी थी आपको कि जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी खुश थे। और भी चीज़ें हैं, इसके बाद के टॉपिक्स जो है ना वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं बताती जाऊँगी, बट उनमें से मैंने कुछ चीज़ों को निकाला। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हालांकि ये सारी चीज़ अगर आप देखना चाहो ना तो पेज नंबर 17 का जो फर्स्ट पैराग्राफ का भी जो लास्ट का कुछ पोर्शन है, और एकदम जो सेकंड पैराग्राफ है, पूरी की पूरी चीज़ वहीं से मैंने यहाँ डाला है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और साथ साथ दैट मीन इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन पे बहुत काम किया। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगी थी वो यही थी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। क्योंकि यूरोप में ना सबसे बुरी बात ये थी, दैट मीन फ्रांस में ये बुरी बात ये थी, पूरे यूरोप में ही ऐसी कहानी थी, बट हम लोग फ्रांस की बात कर रहे हैं।
तो वहाँ पे मेजर्स अलग-अलग थे। अब कहीं पर सेंटीमीटर को कुछ और कंसीडर किया जाता है, उतनी ही सेंटीमीटर को आगे कहीं और जाओ उसी एरिया में तो उसे किसी और मेजर से जाना जाता था। तो नेपोलियन जब आए तो उन्होंने सारे मेजर्स को यूनिफ़ॉर्म कर दिया, वेट को यूनिफ़ॉर्म कर दिया, जो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट दे रही हूँ, इससे आगे के टॉपिक में इसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी क्योंकि आपकी बुक में है उसका एक्सप्लेनेशन। और नेपोलियन जो है अपने आप को एक्चुअली जो वो सबसे महान समझते थे एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने यूरोप को एकदम बढ़िया रूप में दिया है, बट कहानी आगे बहुत इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा किया जिससे वहाँ के लोग नाखुश थे। सबसे बुरी बात इनकी ये थी कि वहाँ पे इन्होंने ना लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट करना शुरू कर दिया था अपनी आर्मी में। जैसे मैंने आपको बताया कि 1804 में इन्होंने अपने आप को एम्परर घोषित किया था। हालांकि 1799 का ही वक्त था जब इन्होंने डिक्टेटर जो है रूल शुरू कर दिया था, क्योंकि ये मिलिट्री डिक्टेटर थे फ्रांस में, क्योंकि आपस की लड़ाई में फ़ायदा किसी और को हो जाता है ना, कुछ वैसी ही चीज़ यहाँ थी। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक दैट मीन इन 2 टॉपिक से जो रिलेटेड चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे डियर।